हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडविश इनसाइट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे घरों में कोई ना कोई चाचा मामा ऐसे ज़रूर होते हैं जिनके पास कोई भी मेडिकल डिग्री नहीं है, लेकिन आपकी हर बीमारी का इलाज उनके पास होता है। इसी प्रैक्टिस की वजह से आज इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट कंज्यूमर बन चुका है एंटीबायोटिक्स का। हाल ही में आईसीएमआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जो कि भारत की एक एपेक्स बॉडी है जिसका काम है बायोमेडिकल रिसर्च का प्रमोशन और कोऑर्डिनेशन करना, इसे दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी मेडिकल रिसर्च बॉडी माना जाता है। हाल ही में इनकी एक गाइडलाइन में इन्होंने बताया कि लो ग्रेड फीवर होने पर और वायरल ब्रोंकाइटिस होने पर एंटीबायोटिक्स को यूज करने से मना कर दिया है। अब आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ऐसा क्यों किया गया है। तो बेसिकली एंटीबायोटिक एक ऐसी दवा होती है जो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करती है या फिर उसके ग्रोथ को कम कर देती है। एंटीबायोसिस का मतलब होता है अगेंस्ट लाइफ, अगेंस्ट द माइक्रोबियल लाइफ। तो एक ऐसी दवा जो कि बैक्टीरिया को खत्म करती है उसे एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि एंटीबायोटिक्स स्पेशली बैक्टीरियल डिजीज को ही ट्रीट करती हैं, ना कि वायरल इन्फेक्शंस को, जैसे कि सर्दी या फिर खांसी या फिर फ्लू। और आमतौर पर देखा गया है जो नॉर्मल डॉक्टर्स होते हैं वो सबसे पहले हर चीज के लिए एंटीबायोटिक्स का ही इस्तेमाल करते हैं। इसकी वजह से इंडिया और ग्लोबल लेवल पर एंटीबायोटिक्स एक बहुत बड़ा खतरा बन चुके हैं। और इसी वजह से आईसीएमआर ने अपनी गाइडलाइंस में डॉक्टर्स को भी एंटीबायोटिक्स को प्रिस्क्राइब करते टाइम एक पर्टिकुलर टाइमलाइन फॉलो करने के लिए बोला है। इस दौरान उन्होंने बोला कि स्किन और सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस के लिए 5 दिन का ड्यूरेशन होना चाहिए और न्यूमोनिया के केसेस में 5 से 8 दिन का ही कोर्स होना चाहिए। बट जनरली ये देखा गया है कि प्राइमरी लेवल के डॉक्टर्स सबसे पहले एंटीबायोटिक्स का ही धड़ल्ले से यूज करना स्टार्ट कर देते हैं बिना डिजीज की डेप्थ को जाने। अब मान लीजिए आपको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है और आप उसके अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स खा रहे हैं, लेकिन आपको उन दवाओं का कोई असर नहीं हो रहा है, जस्ट बिकॉज जिन दवाओं को आप रेगुलरली ले रहे थे उसके अगेंस्ट वो बैक्टीरिया इम्यून हो चुका है, स्ट्रांग हो चुका है, रेजिस्टेंट हो चुका है। तो ऐसे में इंसानों की और जानवरों की लाइफ को कितना ज़्यादा खतरा पहुंचा सकते हैं वो बैक्टीरिया। इन बैक्टीरियाज को ही हम सुपर बग्स के नाम से भी जानते हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक बहुत ही पावरफुल एंटीबायोटिक है कार्बापेनिम, जो कि न्यूमोनिया के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। आने वाले कुछ सालों में उसका असर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ये सिर्फ एक दवा के बारे में बात नहीं हो रही है, ऐसी बहुत सारी दवाएं हैं जिनका असर धीरे धीरे कम होता जा रहा है, क्योंकि वो माइक्रोब्स इन दवाओं के अगेंस्ट एक प्रकार का रेजिस्टेंस और इम्यूनिटी डेवलप करते जा रहे हैं। जस्ट बिकॉज इन एंटीबायोटिक्स का ओवर यूज, एब्यूज और मिसयूज किया जाता है और इसी वजह से इन माइक्रोब्स में रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। इसी रेजिस्टेंस को एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बोला जाता है। अब दूसरी दवा का एग्जांपल आप देखिए, इमीपेनम नाम का एक एंटीबायोटिक जो कि ई कोलाई बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को ट्रीट करता था। 2016 में उसका रेजिस्टेंस 14% था और आज रेजिस्टेंस बढ़ के 36% तक पहुंच गया है। इसका मतलब कितनी तेजी से ये बैक्टीरिया इन दवाओं के अगेंस्ट इम्यून होता जा रहा है। अभी हाल ही में एक चीज देखी गई थी कि यूएस में एक लेडी पे 13 प्रकार के एंटीबायोटिक्स फेल हो गए। ऐसा ही सिमिलर केस 2017 में पटना की एक 18 साल की लड़की के साथ हुआ जिसको टीबी हुआ था और उसके शरीर पर किसी भी प्रकार के एंटीबायोटिक्स का कोई असर ही नहीं हो रहा था। ऐसे में उसको एक स्पेसिफिक एंटीबायोटिक चाहिए था जिसका नाम था बीडाक्विलिन, पर सरकार ने उसे बैन कर रखा था। ऐसे में जब उसके पेरेंट्स और डॉक्टर्स कोर्ट तक पहुंच गए कि उसे बीडाक्विलिन यूज करने का एक्सेस मिल सके, लेकिन इस प्रोसेस में इतना डिले हो चुका था कि अल्टीमेटली उसको अपनी जान गंवानी पड़ी थी। तो इन दो एग्जांपल्स के साथ आप समझ सकते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस डेवलप होता है बैक्टीरिया, वायरसेस और फंगस के अंदर, ये कितना ज्यादा डेडली हो सकता है ह्यूमैनिटी के लिए और एनिमल्स के लिए, क्योंकि इनको ट्रीट करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। तो इन्हीं सब खतरों को ध्यान में रखते हुए एंटीबायोटिक यूसेज पॉलिसी बनाई जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, जिसके अंतर्गत इन एंटीबायोटिक्स का मिसयूज रोका जा सके और कम किया जा सके। तो इसी प्रोसेस में ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के शेड्यूल एच में एक ऐसी लिस्ट तैयार की गई है जिसमें 536 ड्रग्स रखे गए हैं जिनकी सेल बिना रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना हो ही नहीं सकती। ऐसे में ही शेड्यूल H1 भी है जिसमें स्पेसिफिक हॉस्पिटल्स के पास ही कुछ स्पेसिफिक ड्रग्स को सेल करने की इजाजत होती है।
तो आई होप अब आप समझ गए होंगे कि आईसीएमआर को क्यों ये पर्टिकुलर सेट ऑफ गाइडलाइंस आके लॉन्च करना पड़ा और क्यों हमें एंटीबायोटिक्स के मिसयूज से बचना चाहिए। रुकिए अभी जाइएगा नहीं, आपके लिए क्वेश्चन है। आई होप आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ऐसा है तो आप इस वीडियो को प्लीज शेयर करिए ताकि लोगों तक अवेयरनेस पहुंचे कि एंटीबायोटिक्स का मिसयूज नहीं करना चाहिए। इसके मिसयूज से ना सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पर बल्कि ह्यूमैनिटी एज अ होल और एनिमल किंगडम में भी बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाता है। अब जाते जाते आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं। टाइफॉइड फीवर किस प्रकार का डिजीज है? क्या वो बैक्टीरियल डिजीज है, क्या वो वायरल डिजीज है, क्या वो फंगल डिजीज है? प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एडविश इनसाइट्स।